अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल की अगर बात करें तो वहाँ पर मेरे ख्याल में हर बदलते मिनट के साथ तब्दीली आ रही है और आज की वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, उसको ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है जिस तरीके से हालात वहाँ पे बदल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी हाईलाइट है कि इस्माइल खान जो बड़े मशहूर वॉर लॉर्ड हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिन्होंने रूसी अफवाज के खिलाफ जंग लड़ी, जिन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ भी जंग लड़ी, अफगान तालिबान के वो कैदी भी रहे और अब वो हेरात के गवर्नर थे, नायब वजीर दाखिला भी थे अफगान गवर्नमेंट के, और कल तक वो इस अज़म का इजहार कर रहे थे कि अफगान फोर्सेस लड़ें या ना लड़ें, लेकिन उनकी जो फोर्सेस हैं, जो उनकी मलेशिया है, वो कम से कम अफगान तालिबान को भरपूर टफ टाइम देगी। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है कि अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है अफगान तालिबान के सामने। कुछ इतला तो ये भी हैं कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है अफगान तालिबान को। तो ये अफगान गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि तवक्को उनको ये थी कि ये इस तरीके से फाइट करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक लगता यह है कि काबुल के अंदर रियलाइजेशन नहीं है। आज एक हाई लेवल वहाँ पे मीटिंग हुई है जिसकी सदारत सदर अशरफ गनी ने किया और उसके बाद जो उनके नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, जो काफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ भी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि पहले ये इतलात आ रही थी कि शायद अशरफ गनी इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अशरफ गनी इस्तीफ़ा नहीं देंगे और तालिबान के खिलाफ उन्होंने उनको दहशतगर्द कहा और जो अफगान फोर्सेज हैं वो भरपूर तरीके से रेजिस्ट करेंगे। कामरान, जब हमने लास्ट प्रोग्राम किया तो तालिबान का जो कब्जा था सिर्फ एक सूबाई दारुल खिलाफा के ऊपर था। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो 18 से ज्यादा के ऊपर हो गया, या कम से कम 18 पे। तो इसका मतलब ये है कि आधे से ज्यादा अफगानिस्तान के ऊपर उनका कब्जा हो चुका है और उनकी जो कैजुअलिटी है या जो उनके लॉसेज हैं वो नहीं है, उस तरह रिपोर्ट एटलीस्ट नहीं हो रहे, बहुत मैसिव। क्योंकि बहुत सी जगहों पर जो एक तरीकाकार है वो हो ये रहा है कि वहां पर वो पैगाम भिजवाते हैं कि जो भी वहां पे गवर्नर हैं, सरकारी जो अहदेदार हैं, कि अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपको सेफ पैसेज मिलेगा, हम आपको टारगेट नहीं करेंगे। और नतीजा ये होता है कि वो अफगान जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो अहदेदार हैं, वो लड़े बगैर जो इन इलाकों का कंट्रोल उनके हवाले करें। और ये भी जो अफगान जो कई सहाफ़ी मैं उनको फॉलो कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस आज का नहीं है। अफगान तालिबान गुज़श्ता कई अरसे से इस प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन अपलोड कर रहे हैं और अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट, अगर आप वेस्टर्न प्रेस को पढ़े ना, फाइनेंशियल टाइम्स को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, तो उसमें जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह तालिबान का कब्जा हो रहा है लाइटनिंग स्पीड के ऊपर, वो कह रहे हैं बर गिरफ्तारी के साथ वो कब्जा हो रहा है। और इस सारी सूरत हाल में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का आप रिजॉल्व बता रहे हैं जो अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के, वो काफी क्रिटिकल भी हैं। तो वो कैसे खड़े रहेंगे तालिबान के सामने जब उनकी अमेरिकन जो थे, जो उनके सबसे बड़े उनकी सपोर्टर्स थे, वो खुद इम्प्लिसिटली उनकी कोई ना कोई डील अंडरस्टैंडिंग तालिबान के साथ हो चुकी है, वहां से अपने लोगों को उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है। तो एक सिग्नलिंग वो कर रहे हैं कि हम खुद वो असेसमेंट दे रहे हैं कि 30 दिन के अंदर जो है तालिबान कब्जा कर सकते। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आगे क्या होने जा रहा है, दुनिया की जो ताकतें हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और खास तौर पर पाकिस्तान जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फॉल आउट होता है। मेरा ख्याल इसके ऊपर आपके पास आज हमारे लिए ब्रेकिंग खबर भी है। जी बिल्कुल। जो 11 अगस्त को यानी बुध के रोज एक ट्राइका प्लस एक फोरम है जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं और ये गुज़श्ता कई माह से तवातुर से मिल रहा है। और इसका मकसद जो है कि अफगानिस्तान के जो मसले को किस तरीके से सियासी तौर पर हल किया जाए। ये बुध को जो मीटिंग हुई दोहा में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। दो के इसका कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया माजी के बरक्स, लेकिन जो इसके अंदर डिस्कशंस हुई वो बड़ी इंटेंस और फ्रैंक थी। एक जो सबसे बड़ा चेंज था कि पहली दफ़ा इस मीटिंग में बरह रास्त अफगान तालिबान और जो अफगान हुकूमत के नुमाइंदे हैं उनको इसमें शामिल किया गया। और उसकी वजह यह थी कि इन दोनों को बिठाकर जो ये चारों ममालिक हैं एक यूनाइटेड पैगाम दें कि इस तरीके से मामलात नहीं चलेंगे। जो हमारी ज़राए से बात हुई इस मीटिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इंटेंस डिस्कशन हुई और इन चारों ममालिक ने बड़ा वाज़ेह पैगाम अफगान तालिबान को और अफगान हुकूमत को भी दिया कि इस तरीके से मामलात आगे नहीं बढ़ सकते जिस तरीके से जो इंट्रा अफगान डायलॉग गुज़श्ता साल सितंबर से चल रहे हैं और उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो उसकी प्रोग्रेस के लिए एक टाइमलाइन इन चारों ममालिक की तरफ से दिया गया है कि 10 रोज़ के अंदर अंदर अफगान तालिबान को भी कहा गया और अफगान हुकूमत को भी कि 10 दिन के अंदर वो एक रोड मैप दोनों अलग अलग अपना लेकर के आए कि अफगानिस्तान का जो मुस्तकबिल है
या उसके फ्यूचर के लिए वो क्या करना चाहते हैं। इस तरीके से तो मुज़ाकरा, उनका कहना है कि नहीं चल सकते कि आप सारी ज़िंदगी के लिए मुज़ाकरात करते जाएं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी भी होती रहे। तो इस हवाले से इन्होंने जो ट्राइका प्लस है बड़ा वाज़ेह किया है कि इस तरीके से मामलात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। और ये भी कहा गया है कि जो अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत है, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास शायद उतने इख्तियारात नहीं हैं कि हम बड़े फैसले कर सकें। तो इस बहाने को या एक्सक्यूज़ को इन चारों ममालिक ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है तो आप फिर वो इख्तियारात लेकर के आएँ अपनी लीडरशिप से। अगर वो नहीं कर सकते तो जब अगली दफ़ा आप आएँ तो फिर एक ऐसी टीम भेजें जिनके पास बड़े फैसले करने के इख्तियारात हों। और उन्होंने कहा कि ट्राइका प्लस जो है वो एक सीरियस फोरम है और अगर ये दोनों फरीक इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पास फिर दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों फरीकैन को ये कहा गया है कि जो सिविलियन कैजुअल्टीज हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो इंसानी हकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी नहीं होनी चाहिए। और अब इसकी जो अगली मीटिंग है वो ये कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में होगी, जिसमें ये तमाम जो ममालिक हैं जायजा लेंगे कि क्या अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत ने जो उनसे कहा गया है उन पर अमल दरामद किया है या नहीं किया। लेकिन शहबाज, मुझे लगता है कि सितंबर तो बहुत दूर है, शायद उस वक्त तक हालात इतने बदल जाएं। तो मुझे लगता है कि इन चारों ममालिक ने कोशिश की है, क्योंकि ज़ाहिर चारों ममालिक उस लिहाज से उनका डायरेक्ट असर रसूख है, चारों का बराह रास्त अफगान तालिबान के ऊपर भी किसी न किसी तरह का एक इन्फ्लुएंस है। तो एक लास्ट डिच एफर्ट की गई है, बट आई एम स्टिल स्केप्टिकल। लेकिन इसमें दो तीन चीजें तो खैर जैसे आपने खुद कह दिया कि क्या सितंबर तक अशरफ गनी जो है वो सदर होंगे अफगानिस्तान की, सूरत हाल बदल जाएगी जिस स्पीड के साथ पिछले एक हफ्ते में डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन दूसरा, इस वक्त तालिबान जो है वो विक्टर्स हैं, उनकी कामयाबी हो चुकी है, वो दुनिया की सुपर पावर जो है उसको वो गिरा चुकी है उनके ख्याल में, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसे वक्त में चीन का, पाकिस्तान का, रूस का और अमेरिका का बैठ कर ये कहना है जी कि आप अपने मामला दोनों पार्टीज बैठ के ठीक करें और फिर आके 10 दिन बाद हमें बताएंगे आपने क्या प्लान वर्कआउट किया है। तो इनके पास ऑप्शंस क्या है सिवाय ये बात इस तरह की जिसको कहते हैं उनकी वो धमकियां देना, और धमकियां देने के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में अमेरिका को अगर आप निकाल भी दें तो जो ऑप्शन है मेरे ख्याल में जो इस वक्त अफगान तालिबान को जो बताया जा रहा है और पब्लिकली उसका इजहार भी किया गया कि अगर आप बजोरे ताकत अगर इक़्तिदार में आएंगे तो आपको एक तो रिकग्निशन नहीं मिलेगी, दूसरा अगर आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगी तो जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। ना चीन आपको पैसा देगा, ना रूस आपको देगा, ना अमेरिका आपकी मदद करेगा। और पाकिस्तान जो ज़ाहिर है कि 2700 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, तो वो अगर आपसे ताउन नहीं करेगा तो आपके लिए मसाइल होंगे। तो ये एक लेवरेज जो ममालिक हैं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर सवाल यही है कि क्या अफगान तालिबान को ये कंसर्न है कि हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है या नहीं मिलती, या वो समझते हैं कि वो उनकी जो जंग है वो हक की जंग है तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे ख्याल में आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके अंदर मेरे ख्याल में एक और जो इंपॉर्टेंट पहलू है कि पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है इल्ज़ामात लग भी रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान शायद अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त का और अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगते हैं कि हम अफगान तालिबान को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो अफगान गवर्नमेंट है या उनके जो करता धरता है, या खुद जो अमेरिका है 20 सालों में उन्होंने क्या किया, जो अभी एक नई आदाद शुमार सामने आए हैं कि 20 सालों में 88 अरब डॉलर खर्च किए अमेरिका ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कि वो तालिबान का मुकाबला कर सकें। और ये 88 बिलियन डॉलर जो उन्होंने खर्च किए, उसका हाल ये है कि विद इन अ वीक जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो रेत की दीवार साबित हुए हैं। तो अफगान के लोग, वो एलिमेंट जो पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको अपनी हुकूमत से भी ये सवाल करना चाहिए कि ये मेल्ट डाउन क्यों हो रहा है इतनी तेजी से। और आज डॉक्टर उमर ज़ाखिलवाल जो पाकिस्तान में सफ़ीर भी रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने तो अशरफ गनी को बराह रास्त इसका जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी ने 7 सालों में अफगानिस्तान को एज अ प्राइवेट फिefdom, यानी कि उनकी अपनी बादशाहत है, इस तरीके से चलाया है जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान तबाही के दहाने पर है। यहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इजाज हैदर हमें ज्वाइन करेंगे। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और हमें स्काइप पे अभी ज्वाइन किया है लाहौर से इजाज़ हैदर साहब ने,
किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी मामलात पर लिखते हैं। तो एजाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पिछले हफ्ते जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो प्रोग्राम के दौरान ये खबर आई कि 2016 के बाद पहली दफ़ा अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर किसी जो सूबाई दारुल हुकूमत है उसका कंट्रोल संभाल लिया है। आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये नंबर बढ़कर 18 हो गया है। तो हो सकता है कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जाए तो 2-4 और जो प्रोविंशियल कैपिटल हैं वो अफगान तालिबान के कंट्रोल में चले जाएं। आप क्लोजली फॉलो कर रहे हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन को, क्या ये आपके लिए भी बहुत हैरान कुन है जिस तरीके से रैपिड इनरोड्स कर रहे हैं अफगान तालिबान? मुकम्मल तौर पे तो हैरानगी नहीं हुई मुझे, वो उसके बारे में हम बात कर लेंगे, लेकिन किसी हद तक ये हैरानी की बात जरूर है, क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि ये जो ANDSF जो है, अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस, उसकी जो डिप्लॉयमेंट इस तरीके से करेंगे कि जहां पे इनके पास अर्ली इंटेलिजेंस होगी कि कहां पे जो है वो तालिबान का एडवांस जो है पेशकदमी हो सकती है, और फिर उन इलाकों को, उन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को के लिए ये दफाई जो है वो फौजें रखेंगे। लेकिन महसूस ये होता है कि जो लीडरशिप है पॉलिटिकल सेंट्रल लेवल के ऊपर भी और फौजी सतह के ऊपर भी, वो कुछ इतनी ज्यादा बेहतर नजर नहीं आई। यानी उनकी जो असेसमेंट थी, उनका जो तज्जिया था, वो मेरे ख्याल में वो उनके और जो उनकी इंटेलिजेंस थी, ये उसका भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। जहां तक ताल्लुक है ANDSF का, तो वो उसमें ऐसा है कामरान साहब के, देखिए अफगानिस्तान की तारीख जो है वो एक बात की गवाह है कि जब भी आपने किसी भी चीज को हुकूमती जो आपकी रिट है उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है तो उसका नुकसान हुआ है। ये हमने जाहिर शाह के जमाने में भी देखा, ये हमने सरदार दाऊद के जमाने में भी देखा, फिर ये PDPA का, जब PDPA आई तो उनका भी यही शाखखाना था, और फिर जब सोवियत अफवाज उनकी इमदाद के लिए आई तो वो जो बगावत थी वो बढ़ के पूरी जो है वो कौमी इंसर्जेंसी में तब्दील हो गई। तो इसमें जो तरीकाकार अगर ये होता कि बजाय जो भी ये बात करते हैं 3.25 लाख या 3 लाख, अब उसके बारे में भी बहुत से जो है वो डाउट्स है, क्योंकि कहते हैं कि बहुत सी जो है वो भूत कंपनियां और भूत बटालियंस भी थी जिसमें लोग अपनी जेबों में पैसे डाल रहे थे और उनको कागजों पे दिखाया हुआ था। बहरहाल जो भी है 3 लाख 3.25, उसकी बजाय अगर ये लाख के करीब सेंट्रल डिफेंस फोर्सेस बनाते और उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में ये जो लोकल जो डिफेंस फोर्सेस होती जिनकी आपस में इंटरऑपरेबिलिटी होती, तो शायद ये ज्यादा बेहतर तौर पे उसका दिफा कर सकते। अच्छा एजाज हैदर साहब, इसमें एक जो सवाल है वो अमेरिकन जो उसके उन्होंने इनको जंगी हथियार दिए और जो उनकी ट्रेनिंग थी उसके ऊपर भी आता है कि 20 साल में 88 अरब डॉलर खर्च होता है, और जिस तरीके से जैसे कामरान भी कह रहे थे कि एक हफ्ता पहले एक सूबाई दारुल खिलाफे के ऊपर कब्जा, आज जब हम बात कर रहे हैं तो 18 के ऊपर कब्जा कर चुके, तो आपके ख्याल में इसके जो बुनियादी फैक्टर्स हैं, जो मुहर्रिकात हैं, वो क्या है? मैंने 2-3 का तो जिक्र कर दिया कि जो उनकी ANDSF जो है उसका आपस में, यानी उनका जो उन्होंने मंसूबा साजी की, वो मंसूबा साजी जो है वो अच्छी नहीं थी, और उससे एक चीज का इजहार होता है कि उनकी लीडरशिप जो है वो ख्वाह सियासी हो ख्वाह वो फौजी हो, वो ज्यादा बेहतर नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जो दिफाई साजो सामान उनके पास है वो तो यकीनन तालिबान से बेहतर है, लेकिन ये आपको मालूम है कि गुज़श्ता 17-18 साल से ये बुनियादी तौर पे ऑपरेट करते रहे हैं नेटो ISAF के जो ट्रूप्स थे उनके ज़ेरे साया। ये जो इनकी जो इंडिपेंडेंट जो इनके ऑपरेशंस हैं वो शुरू हुए हैं तकरीबन पिछले 2 साल से, 1.5 साल से इनफैक्ट, और उसमें भी इनको क्लोज एयर सपोर्ट जो है वो मिलती रही है। तो इनको अभी तक दे हैवंट रियली कम इनटू देयर ओन। इनकी जो नॉर्मल फोर्सेस है वो तो दे हैव बीन फोल्डिंग,
इनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जिनकी तादाद कहते हैं तकरीबन 50,000 के करीब है, उन्होंने कहीं ना कहीं फाइट दी है। लेकिन एक आपको याद होगा कि मई में दौलताबाद में एक वाकया हुआ जिसमें तालिबान ने एक डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा किया। वहां पे फिर स्पेशल फोर्सेस की रीइंफोर्समेंट भिजवाई गई, एक पूरी प्लेटून थी उनकी, जिन्होंने उस कब्जे को छुड़ाया। कब्जे को छुड़ाने के बाद जब जवाबी हमला हुआ तालिबान का, तो वो लड़ते रहे फिर, लेकिन उनको कोई कुमक नहीं आई और उनका एमुनेशन वगैरह सब कुछ खत्म हो गया और वो सबके सब मारे गए। तो वो अगर आप देखें अफगान एनालिस्ट नेटवर्क, उसके अलावा तुलू न्यूज और पजोक और ये जितने भी इनकी मीडिया की आउटलेट्स हैं, इस वाक़े को बहुत उछाला गया और इसके बारे में बहुत बात हुई। इसका एक खासा नफ्सियाती असर जो है, जहाँ सब कतल आमी हो रही है। अगर मैं आपकी बात को मैं उसका खुलासा पेश करूं, आप ये कह रहे हैं कि करप्शन भी एक फैक्टर था, कि जो ट्रेनिंग होनी थी, जो अफवाज खड़ी की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अगर 50,000 की एक फोर्स खड़ी तो उसने मुकाबला किया। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? जी जी बिल्कुल। और जो करप्शन की आपने बात की ना, वो बहुत अहम है। उसमें जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन, जो कि आपको मालूम है कि हुकूमत अमेरिका की जो है प्राइमरी जो है वो वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन थी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसको वो कौन खर्च कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है। उनकी आप 6 रिपोर्ट्स पढ़ें जो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में जो है वो जारी की है। उसमें बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि जनाब ये पॉलिसी जो है ये काम नहीं करती। उसमें इस बात का भी जिक्र हुआ कि लोग जो है वो पैसे पॉकेट कर रहे हैं। जो रिकंस्ट्रक्शन के और इश्यूज थे उसके अंदर इक्विपमेंट की जो रिप्लेनिशमेंट, इक्विपमेंट की एक्विजिशन वगैरह, ये सारी चीजें जो है इसके बारे में बहुत तफसीली तौर पे बातें होती रही हैं। वो चूंकि देखे ना, जब हम लोग पढ़ते हैं, अनलेस यू आर फॉलोइंग इट डे टू डे, तो बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाती है। फिर जो आप पढ़ते हैं वो उसका एक उसी वक्त का इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर आप इसकी एक ओवरऑल ट्रेजेक्टरी देखें तो ये जो फौज अमेरिका ने खड़ी करने की कोशिश की, ये बहुत मामलात में उस फौज से कहीं कमतर थी जो कि एक अफगान आर्मी थी, जो बाद में जिसमें पीडीपी भी आई, जिसको सोवियत यूनियन ने ट्रेन किया था और जो कि कम अज कम 3 साल निकाल गई मुजाहिदीन के सामने। और उसके बाद जो है वो उसकी शिकस्त जो है वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सोवियत यूनियन के अपने हिस्से बखरे हो गए। इसीलिए सवालात खड़े हो रहे हैं। इसमें आप ये बताएं कि अमेरिका का कितना कंट्रीब्यूशन है जिस तरीके से अफगान तालिबान ने तेजी से पेशकदमी की है। मसलन जो अमेरिका की तरफ से सिग्नलिंग है, प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि मुझे कोई अफसोस नहीं है जो मैंने फैसला किया विड्रॉल प्लान का। पेंटागन के तर्जुमान कहते हैं कि हमने अफगान फोर्सेस खड़ी की हैं, अब ये उनका काम है कि वो लड़ें। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस की जो असेसमेंट है वो लीक होती हैं। पहले कहा गया कि 6 महीने में काबुल का फॉल हो जाएगा, फिर कहा 90 डेज में। अब वो कह रहे हैं कि विद इन अ मंथ काबुल का फॉल हो सकता है। और 3,000 मरीन जो हैं वो एवैक्यूएशन के लिए, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है और जो अमरीकी हैं उनको निकालने के लिए अमेरिका वहां पे भेज रहा है। तो आपको लगता नहीं कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं डिलिबरेटली या अनइंटेंशनली अफगान तालिबान की मदद कर रहा है, सिग्नलिंग ऐसी देके? नहीं, मैं इसको जो डायरेक्ट वो तो नहीं कहूंगा कि वो तालिबान की मदद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के जो एक्शंस है, जो अमेरिका की पॉलिसी है, उसने तालिबान की खासी मदद इस हवाले से की कि ट्रंप साहब ने जिन भी वजूहात की बिना पे, आपको याद होगा कि जब वो ट्रंप के जमाने में पहला पॉलिसी रिव्यू हुआ तो वो डिले होता रहा, और फिर जब ट्रंप ने उसके बारे में बात की पब्लिकली तो वो पॉलिसी बताने से पहले ये कहा, और ये अल्फाज उसके रिकॉर्ड के ऊपर है कि ये वो पॉलिसी है, माई गट फीलिंग इज दैट आई शुड गेट आउट, लेकिन माई जनरल्स आर टेलिंग मी दैट दे कैन स्टिल रेस्क्यू द सिचुएशन। ये उसके अल्फाज हैं जो कि रिकॉर्ड पे। तो बहरहाल उसके बाद तो फिर ये बात हुई कि तालिबान के साथ मामला तय करना है। वो मामला तो हमने तय इस हवाले से करवा दिया, पाकिस्तान के पास आए, फिर पाकिस्तान ने इस हवाले से तय करवा दिया। हमने कहा भाई हम उनको कह देते हैं आपके साथ मेज पे आके बैठ जाए, आगे आपने मामला तय करना उनके साथ, वो भी आपके सामने सारी तफसील है, आई डोंट हैव टू गो इनटू दैट।
जिस वक्त ट्रंप साहब हार गए, चले गए, बर्खास्त हो गए व्हाइट हाउस से, तो बाइडेन साहब के पास दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये थी कि वो कहते हैं नहीं, जो कुछ अब तक हुआ है इसको हम नहीं तस्लीम करते, और दूसरा ये था कि इसी को लेके आगे चले। तो उसमें उन्होंने फैसला यह किया कि इसी को लेके आगे चलना है, और उसके अंदर जब ये विड्रॉल का इश्यू हो गया तो उनकी बुनियादी रिक्वायरमेंट ये थी कि जी हमारी फौजों पे कोई हमला नहीं। और जब उन्होंने कहा अनकंडीशनल विड्रॉल का, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अमेरिका ने हाथ धो लिया है। एजाज साहब, कथा कलामी हो रही है, यहाँ पे मुझे ब्रेक पे जाना है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ अगर तालिबान अफगान फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन दोहा मुआहदे के बाद अगर आप देखें तो एक भी अमरीकी फौजी या गैर मुल्की फौजी अभी तक हलाक नहीं हुआ, ना ही अफगान तालिबान ने उनके ऊपर हमला किया, जिस पर सवालात उठते हैं कि शायद अमेरिका ने अपनी फेस सेविंग के लिए तालिबान के साथ एक खुफिया मुआहदा किया कि आप हमें टारगेट मत करें, बाकी आपने जो करना है करते रहें। ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जो है इस मौजू पर जारी रहेगी, सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं। एजाज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो एजाज साहब, आपने रिसेंटली फ्राइडे टाइम्स में दो बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स भी लिखे, और एक आर्टिकल जो आपने लिखा विक्ट्री वर्सेस ट्रेजेडी, वो मुझे इसलिए थोड़ा अपील किया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि हम जज्बाती कौम हैं। बहुत से लोग या चंद लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि जी अफगान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी है, लेकिन आपने उस आर्टिकल में ये सवालात रेज किए हैं कि क्या वाकई ही अमेरिका को शिकस्त हुई है अफगानिस्तान के अंदर? ये शिकस्त नहीं है तो क्या है? देखिए, अमेरिका, मैंने उस मजमून में यही लिखा कि अमेरिका जीत जाता तो भी जीत थी, और हार के भी उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह, अगर जीत जाता और अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर लेता, और स्टेबलाइजेशन के बाद अफगानिस्तान में एक हुकूमत आ जाती जो कि अमेरिका की इत्तेहादी हुकूमत होती, तो फिर तो मुकम्मल जीत थी, फिर तो मसला ही कोई नहीं था। लेकिन हारने के बावजूद अमेरिका तो वापस चला गया। अमेरिका की इस वक्त भी $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अमेरिका इस वक्त भी सुपर पावर है। अमेरिका जंग में हमेशा जीतता है, क्योंकि आज भी अगर वो चाहे, जब अगर कल को तालिबान की हुकूमत आ जाती है और अमेरिका अगर चाहता है कि उस हुकूमत के खिलाफ जंग जीत जाए, तो वो बहुत आसानी, जैसे पहले बहुत आसानी से जीत गया था, अभी भी बहुत आसानी से जीत जाएगा। सद्दाम हुसैन और इराकी फौज के खिलाफ भी अमेरिका बहुत आसानी से जीत गया था। इशू आ जाता है कि जीतने के बाद जो लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस जो है, क्या आप वो बखूबी सरअंजाम दे सकते हैं या नहीं? और वहां पे हमने तवातर से देखा है कि अमेरिका ने मिसमैनेज किया है उसको। लेकिन उस मिसमैनेजमेंट के बावजूद मेरा पॉइंट ये है कि इसमें हारने का तो कोई मसला नहीं है, वो तो उठ के वापस चले गए हैं। अब अफगान को मार रहा है, और ये एक जो हमने एक मिथ बनाई हुई है, देवमाला जो है कि अफगानिस्तान जो है वो बड़ी ताकतों का कब्रिस्तान है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखिए, बात यह है कि पिछली ताकत जो थी सोवियत यूनियन, जिसकी सेंट्रल प्लैंक जो है वो रशियन फेडरेशन, तो रशियन फेडरेशन जो है वो अपने कामों में मसरूफ है, वहां से निकल गए, चले गए। ठीक है, अमेरिका भी वापस चला गया। तो और बरतानिया की बात होती है, तो बरतानिया के साथ जो है वो अफगानिस्तान को एक मुआहदा करना पड़ा। आप बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंप्लीकेशंस ग्लोबल सुपर पावर के लिए कोई नहीं है। जो रशिया था, यूएसएसआर था, वो फिर वो टूटा। बाकी आप अगर अमेरिका का, हमें नहीं पता कल क्या होता है, इसके ऊपर क्या प्रेडिक्शन कुछ करना वक्त से पहले है। क्या ये इतना ही आसान है और सिंपल व्यू है जो आप ले रहे हैं कि जी अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ? एक दुनिया की ताकत, सबसे बड़ी ताकत, उसको ऐसे अफराद ने शिकस्त दी जिनके पांव में जूते भी नहीं है, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं। यू मे से इट इज अ पॉपुलर व्यू, बट आज हालत यह है कि अमेरिका को अपनी एम्बेसी की प्रोटेक्शन के लिए तालिबान से कहना पड़ रहा है कि हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक ना करो। तो फिर दुनिया की जो सुपर पावर थी वो किधर खड़ी है? इज इट दैट सिंपल जो आप बात कर रहे हैं? No, what I'm saying is not simple at all. मैं ये कह रहा हूं
कि मसलन ये बात हुई कि सोवियत यूनियन के हिस्से बुकरे हो गए और ये हमारे यहाँ एक जो है ना, दिस इज वो कि जी वो मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन गिरा दिया। सोवियत यूनियन के गिरने की बहुत सी वजूहत थी, उसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई है। अब अगर उसको सिर्फ एक चीज के ऊपर ले आया जाए तो वो तो एक जाहिर है, मतलब उसके खिलाफ, अकीदे के खिलाफ तो लड़ाई नहीं हो सकती। जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, तो मेरा नुक्ता नजर ये है कि जरूर अमेरिका को अगर आपने शिकस्त का लफ्ज इस्तेमाल ही करना है तो मैं उसको इस तरह इस्तेमाल करूंगा कि जंग जीतने के बाद अमेरिका को स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस में नाकामी हुई, शिकस्त। जिन लोगों ने शिकस्त दी अमेरिका को, वो अगर कल को हुकूमत में आ जाएंगे तो उनको बैनुल अक़वामी इमदाद की जरूरत होगी, बैन ही जैसे आज काबुल में जो पुतली हुकूमत है उसको है कि आपका सारा 98-95% बजट जो है वो फॉरेन फंडिंग से चलता है। तो अमेरिका ने $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए, उसकी $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी तक बरकरार है। वियतनाम में अमेरिका को शिकस्त हुई, तो आज क्या है, आज वियतनाम और अमेरिका का ट्रेड जो है वो आप देखें कहां पे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो हम एक बात करते हैं ना शिकस्त और फतह की, इसके हवाले से बहुत काम हुआ है, बहुत सी किताबें हैं। मैंने अपने मजमून में कुछ जिक्र भी किया था, वो टेलीविजन प्रोग्राम पे ऑब्वियसली वन कांट डू दैट। साहब ये डिबेट खैर लंबी हो जाएगी। अब जरा मेरे ख्याल में ये जरूरी है कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप देखें। अब जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक डिबेट हो रही है, हमारे यहाँ तालिबान के शायद हक में भी वो ट्रेंड्स चले, हमारे इवन रिटायर्ड कुछ जर्नैल हैं वो भी शादियाने बजा रहे हैं। तो क्या वाकई हमें अफगान तालिबान को जो भी ये कामयाबियां मिल रही हैं, अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा? देखिए, जहां तक रिटायर्ड जनरल्स का ताल्लुक है, वो उनके नुक्ता नजर से तो मैं इजहार हमदर्दी कर सकता हूँ, लेकिन जो मामला ज्यादा सीरियस है वो उसमें यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत का जो डायलेमा था, और वो भी है, मैंने आज के मजमून में भी इसका जिक्र किया कि एक तरफ काबुल में हुकूमत है जो कि बहुत वाज़े तौर पे एंटी पाकिस्तान बयानात देती है लगातार तवातर से, और उसके अलावा जो आपका रिकग्नाइज इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको बार बार ड्यूरैंड लाइन का जो है वो उन्होंने शाखसाना फिर खड़ा किया। तो एक तरफ तो वो हुकूमत है, दूसरी तरफ तालिबान का है। तो आपके और मैंने ये कहा था कि आप अपने आप को जो है वो थोड़ा सा पीछे हट के देखें कि वहां पे हो क्या रहा है, और आप और हुकूमत ने कहा भी, और मैं फ्रैंकली आई एक्सेप्ट दैट कि वी हैव नो फेवरेट्स। और अब मसला ये है कि एक जो इंसर्जेंट मूवमेंट है वो आपने खुद कहा कि लगातार जो है वो फतवात पे फतवात करती चली जा रही है, दूसरी तरफ एक हुकूमत है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बयानात देती है। तो डिलेमा हमारा ये है कि हम इस वक्त किसको पार्टनर करें, किसके साथ पार्टनर। और मेरा जाती ख्याल ये है, जो मैंने आज मजबूत लिखा उसमें मैंने वाज़ेह कहा है कि अशरफ गनी साहब के साथ आप पार्टनर नहीं कर सकते, यू हैव पार्टनर विद पॉलिटिकल ऑपोजिशन। आज आप देखें, आप बल्कि प्रोग्राम में उनके ट्वीट जो है आ भी सकते हैं। डॉक्टर उमर ज़ाहिल ने एक बहुत लंबा थ्रेड जो है किया है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आगे बढ़ने के लिए गनी साहब का जाना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर सॉलिड रिकमेंडेशन। अच्छा, इसमें आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए, हमारे पास वक्त कम है। इजाज़ हैदर साहब, क्या पाकिस्तान को तालिबान को इवेंचुअली तस्लीम कर लेना चाहिए अगर उनका काबुल पे कब्जा हो जाता है? देखिए, बहुत वाज़े इसके ऊपर भी पोजीशन है एक्सटेंडेड ट्रॉयका की, जिसपे पाकिस्तान ने साइन किया है, और वो ये है कि अगर तालिबान बज़ौर शमशीर या बज़ौर क़ुव्वत जो है वो कब्जा करते हैं, अगर जो बुनियादी बैनुल अक़वामी नॉर्म्स हैं गवर्नेंस के और गुड कॉन्डक्ट के, अगर उनका एहतराम नहीं करते, तो पाकिस्तान की सरकारी पोजीशन है, मैं नहीं कह रहा कि उस सूरत में उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। बाकी ये है कि वो आगे बहुत शुक्रिया इजाज़ हैदर साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पब्लिक पोजीशन हमारी यही है, लेकिन हालिया जो हाई लेवल कुछ ब्रीफिंग्स दी गई हैं जर्नलिस्टों को,
उसमें शायद ये तासुर मिला है कि लगता यही है कि इवेंचुअली जब अफगान तालिबान जैसे भी आते हैं तो पाकिस्तान की भी और जो बाकी ताकतें हैं शायद उनकी मजबूरी होगी कि उनको रिकग्नाइज करना पड़े। अभी शायद पब्लिकली ये कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, सरकारी तौर पर अभी हम यही कह रहे हैं और बाकी ममालिक भी ये कह रहे हैं, लेकिन शायद जिस तरह से हालात बदल रहे हैं यू नेवर नो कि आगे चल के क्या हो। बहुत शुक्रिया एजाज हैदर साहब आपका। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा बात करेंगे वजीर खजाना शौकत तरीन के मुस्तकबिल के हवाले से। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रुख करते हैं जरा पाकिस्तान की मईशत का, और आपको पता है कि ये जो हुकूमत है इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। जो भी खास करके ये वजीर खजाना तैनात करते हैं वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है, शायद चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और अभी जो वजीर खजाना शौकत तरीन है उनको आए हुए कुछ 4 माह का अरसा हुआ है और एक दफ़ा फिर से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद वो बहुत अरसे तक वजीर खजाना ना रहें। लेकिन शहबाज, इस जो अफवाह है या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको डिस्पेल करने के लिए क्या स्पेशली जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या उसकी यही वजह थी कि शौकत तरीन साहब ये मैसेज देना चाह रहे थे कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो लॉन्ग टर्म इस गवर्नमेंट के साथ काम करने आए हैं? बिल्कुल यही वजह थी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कल शाम तक ऐसा कोई प्लान नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मैं अपना रूटीन का काम खत्म करके वो मैंने कहा था आप दफ्तर जाते हैं और स्टोरी फाइल करते हैं, तो अचानक कॉल आती है जी कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके पीछे कोई वजह नहीं थी। तो कुछ हम चीज़ें इशारों से भी समझने की कोशिश करते हैं जर्नलिस्ट। वो आए बैठे और उन्होंने कहा जी बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान को IMF ने $2.8 अरब का जो है वो दिया है, किस्त मिलेगी पाकिस्तान को, और ये ग्लोबली मिले तो उसके उसी सिलसिले में पाकिस्तान को भी मिलेगा। और मैं कुछ अर्सा गायब रहा, उसकी कुछ वजूहात थी, अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं कहीं नहीं जा रहा। तो फिर मैंने शरारतन उनसे पूछा, मैंने कहा कोई मसला तो नहीं है, कोई बात तो नहीं कहते अगर मैंने गायब होना तो मैं आपके सामने ना बैठा होता। तो ये था लाइटर इसका बैकग्राउंड। अब इसकी जो मेरे ख्याल में कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने प्राइमरी मैसेज तो एक ही देना था उनकी अपनी ज़ात के हवाले से कि उनकी स्टैंडिंग क्या है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट मैसेज थे, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो उनका टारगेट भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से दिया गया है, और IMF। ये मेरा ख्याल बाय प्रोडक्ट्स थी। जो मेजर इशू था वो उनकी जो उनका स्टेटस क्या है। कामरान, काफ़ी अरसे से ना कुछ इस तरह की चहमगोइयाँ हो रही थी कि जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब उनको शायद एक दफ़ा फिर तब्दील कर दिया जाए, एक नया वज़ीर ख़जाना जो वो आ जाए। और इसके 2-3 फैक्टर्स बताए जा रहे थे जो हमारी ज़राए से इन्फॉर्मेशन है। हमाद अज़हर साहब जो इससे पहले वज़ीर ख़जाना थे चंद दिन के लिए, उन्होंने भी शायद किसी को कहा कि ये वक्ती तौर पर 6 माह के लिए आए और उसके बाद मैंने आना है। तो पता नहीं इस बात में कितनी सदाकत है या नहीं। दूसरा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ, जो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने इनका जो एक अरेंजमेंट था कि शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना ओवरऑल वो चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली देखेंगे, और नीचे डॉक्टर वकार मसूद खान साहब जो मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म के, पहले उनको रेवेन्यू का दिया गया पोर्टफोलियो, उसके साथ ही फिर फाइनेंस का भी दे दिया गया। तो वो जो है वो ब्यूरोक्रेसी और दूसरे मामला देखेंगे। लेकिन जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं ये जो अरेंजमेंट है ये चल नहीं रहा। अच्छा, इसमें कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर कुछ गड़बड़ हुई है और कुछ इसके में है कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं। खासतौर पर एक ये ख्याल था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो सीनियर लेवल की जो चेंजेस हैं वो 1 जुलाई से इंप्लीमेंट कर दी जाएंगी, और वो नहीं हुई। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो वज़ीर ख़जाना है, जो 2 मेन मेंबर्स FBR के होते हैं जिनकी ज़िम्मे सारी कलेक्शन होती है, वो उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है और उनको तब्दील नहीं करना चाहते। अच्छा, इस तरह के कुछ और भी मामला थे और ये चीज़ें कुछ वहाँ पे अनकम्फर्ट लेवल था, और इन चीज़ों को हवा दी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान ना करना कि शौकत तरीन साहब जिनको इस वादे के ऊपर वज़ीर ख़जाना बनाया गया कि उनको सेनेटर वो बनाना चाह रहे, तो कहाँ से बनाना चाह रहे, इसके ऊपर ऑफिशियली अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से या जो PTI के वो चेयरमैन भी हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। और इनके पास अभी दो महीने ही हैं कि 2 महीने के अंदर फैसला करना। आईनी तौर पर 6 माह के लिए मैक्सिमम वज़ीर ख़जाना बन सकते, उससे पहले इनको मेंबर नेशनल असेंबली या सेनेट अपने बनाना है। तो उनके पास 2 महीने का भी टाइम है। जब सवाल कल एक जर्नलिस्ट ने किया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वादा किया है और मुझे उनके वादे के ऊपर पुख्ता यकीन है, ये उनके अल्फाज थे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म जो है इसके ऊपर वो काम करना शुरू कर दे, वो कहाँ से सेनेटर इनको इलेक्ट करवाएंगे। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी एक वफाकी वज़ीर जो प्राइम मिनिस्टर साहब के काफ़ी करीब है, उनसे 2-3 दिन पहले बात हुई थी। उनका ये ख्याल है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है KPK से इनको सेनेटर बनाएंगे। अब KPK में भी
हुकूमत के पास चॉइसेस क्या क्या, वो सेनेटर शिबली फराज को वहां से रिजाइन करवाएंगे, वो तो मुश्किल ही लगता है। क्या सेनेटर मोहसिन अजीज को करवाएंगे, सेनेटर फैसल जावेद को करवाएंगे, या कुछ और बहुत इन्फ्लुएंशियल सेनेटर्स उनमें से किसी एक को कहेंगे? तो मतलब है किसी को नाराज आपको करना पड़ेगा, नाराज करना पड़ेगा या उसको अवार्ड देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो अवार्ड की वो बात करें या रिवॉर्ड चलें, यहाँ पर जो सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई टास्क भी दिया है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब को कि अगर ज़ाहिर है वादे तो कर रहे हैं कि हम आपको सेनेटर इलेक्ट करेंगे और आप रहेंगे वज़ीर ख़जाना, लेकिन कोई फ्री लंच नहीं है, तो क्या उसके बदले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कमिटमेंट उनसे चाहते हैं? वो कौन सी ऐसी टास्क है जिस पर चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शौकत तरीन डिलीवर करें, तो तब उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिनिस्टर रखेंगे? कामयाबी और नाकामयाबी जो है ना एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नज़र में एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए होगी कि जो नया पाकिस्तान, जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, जो बेसिकली शौकत तरीन साहब का ही एक आइडिया था, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट किया कि अगर आप ये कर लें, तो मेरे ज़राए के मुताबिक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा कि अगर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाता है तो अगला इलेक्शन आपकी झोली में है। अब कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के ऊपर हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस भी कर चुके हैं। बेसिकली ये 1600 अरब रुपए का बगैर किसी सूद के, बगैर किसी कोलैटरल के आसान कर्जे लोगों को देना चाह रहा है, और ये पैकेज इटसेल्फ इज गुड, लेकिन इसको पहले ब्यूरोक्रेसी की तरफ से रेजिस्टेंस आई और फिर इसको IMF की तरफ से रेजिस्टेंस आई। ये जो शौकत तरीन साहब की सबसे बड़ा उनके लिए बेंचमार्क होगा। इस सिलसिले में जो ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी। जो मेरी अब इंफॉर्मेशन है, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और सेक्रेटरी फाइनेंस यूसुफ खान साहब, उनके इसके ऊपर उन्होंने बैठ के मामला तय किए हैं, और बावजूद इसके कि यूसुफ खान साहब की ख्वाहिश थी कि उनको वहां से उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, शौकत तरीन को कहा कि आप अपना काम जारी रखें, आपके जो कंसर्न्स है वो हम एड्रेस करेंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर के कुछ कंसर्न्स थे कि बगैर कंपटीशन करवाए हुए बैंकों को आप कैसे इतना बड़ा पैसा दे सकते हैं ताकि वो आगे डिस्बर्स कर सकें, तो उसके ऊपर भी शौकत तरीन साहब ने उनको कहा है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो रूल्स हैं ट्रांसपेरेंसी के और उसमें कंपटीशन को वो फॉलो किए जाएंगे। तो लेकिन इसके साथ ही अब इतराज आ गया है IMF का। IMF ने वही क्वेश्चन रेज किए जो हमने पिछले प्रोग्राम में किए थे और मैंने अपनी स्टोरी में किए थे कि इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे कैसे, आपकी क्या कैपेसिटी है, और फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने IMF के साथ कुछ और भी वादे किए हुए हैं जिसमें बिजली की कीमतें बढ़ानी या नहीं बढ़ानी, पावर सेक्टर का सोल्यूशन है, रेवेन्यू आपके पास जो महसूलात हैं उसकी क्या पोजीशन है। इसके ऊपर कामरान जो बात है ना, पाकिस्तान IMF के ताल्लुकात, और सबसे बड़ा जो एक इशू बनता जा रहा है करंट अकाउंट खसारा बढ़ना शुरू हो गया ये पॉइंट, और इसे मिलते जुलते जो पाकिस्तान का बजट पास हुआ था वो क्या वाकई बजट अभी भी इंटैक्ट है या उसमें बुनियादी उसके खादोखाल में तब्दीली आ रही है, इसके ऊपर हम कल के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। चलें देखें आगे चलकर क्या होता है, लेट्स सी, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी बात की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान रहेगा, कोई प्लान B नहीं है, लेकिन जब ये वज़ीर ख़ज़ाना आए थे और उससे बनने से पहले IMF के प्रोग्राम पर काफ़ी तनकीद करते थे, लेकिन शायद वज़ीर ख़ज़ाना बनने के बाद उनको जो ग्राउंड रियलिटी है उनका अंदाज़ा है कि IMF की प्रोग्राम की पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मईशत को कितनी ज़रूरत है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।